नमस्कार दोस्तों, आज से आप सभी विद्यार्थियों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग अच्छे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर लिखना और उसे याद करने का प्रयास करना, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है। धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम विज्ञान के 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 10वीं क्लास के छात्रों के लिए है जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा और वो भी ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ और एक एक क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करना, नहीं तो याद करने का प्रयास करना, ठीक है। लिखोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा। तो कोशिश करना लिखे, ठीक है। देखो पहला नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू कि एम्पियर को परिभाषित करें। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एम्पियर को परिभाषित करें। तो आइए हम एम्पियर का परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एम्पियर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। और आपका ये जो 1 एम्पियर बराबर दिया गया है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, इसको हम लोग पढ़ते हैं कूलम पर सेकेंड। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 एम्पियर बराबर होता है तो आप लोग बताना 1 कूलम पर सेकेंड होता है। अगर आपसे परिभाषा पूछे तो परिभाषा के साथ साथ नीचे वाला भी आप लोग लिखना। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे ये वाला तो देख लेना, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, अच्छे से देख लेना। कभी कभी 1 कूलम बराबर पूछता है तो 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद कर लेना, कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू देखो, अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर से आप क्या समझते हैं। विभवांतर से आप क्या समझते हैं, तो विभवांतर देकर डैश लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको याद हम अच्छे से कर लेंगे एक ही बार में पढ़ने से, ठीक है। देखो, 2 विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल V द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट यानी कि VOLT वोल्ट होता है इसका SI मात्रक, ठीक है। और विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विभवांतर को किसके द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। बस इतना लिख देना, एकदम एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला खुश हो जाएगा और आपका फुल नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक क्या होता है और हम लोग क्या जानते हैं प्रतिरोध बराबर क्या होता है। तो देखो कैसे हम लोग इसको परिभाषित करेंगे। चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताया था कि प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, बताया था ना आप लोगों को। और इसको हम लोग कैपिटल R के द्वारा सूचित करते हैं और R बराबर V/I होता है। और बोले थे ने कि आपको ये R बराबर V/I याद रखना है, क्योंकि इस पर आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। ये ओम के नियम के बराबर होता है, R बराबर V/I, ठीक है। ये ओम के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद कर लेना सभी विद्यार्थी लोग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग आता है 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा तो अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, लेकिन 2.42 जब इसका अपवर्तनांक होता है तो इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो आओ उत्तर में देखते हैं। उत्तर में बताया गया है कि चूंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, मैंने बोला था ना कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका घनत्व भी अधिक होगा। जब हीरा का अपवर्तनांक अधिक होगा तो साथ में उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी भी उसका क्या होगा, तो अधिक होगा। अर्थात N बराबर C/V यानी कि C/V हो जाएगा। N का मान सबसे अधिक है तथा V का मान सबसे कम है। अगर यहाँ पर N का मान सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम किसका मान होगा, C का या फिर V का, V का बिल्कुल होगा। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार आया है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर में हम लोग लिखेंगे अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बहुत इजी है, एक बार अच्छे से मन लगा कर पढ़ो, मन में सच्ची लगन हो तो हम लोग कायनात को भी ला सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो अच्छे से बाबू इसको देख लेना और अगर नहीं याद हो पाए तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखना। जो पेड ग्रुप में है उनको तो पेड ग्रुप में PDF मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। एक बात हमेशा याद करना है, मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं।
ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी और अभिसारी उत्तल लेंस को कहते हैं। तो आओ यहाँ पर देखते हैं कि आखिर में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस हम लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उत्तर में क्या मैं लिखा हूँ कि उत्तल लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर अभिसारित होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो याद रखना उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया का फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आप लोग समझ सकते हो, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो निश्चित रूप से एक लवण और एक जल का निर्माण करेगा, वही आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो निश्चित रूप से देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ठीक है, और साथ में H2SO4 ये क्षार है और ये H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो एक तो लवण का निर्माण किया है कैल्शियम सल्फेट और दूसरा आपका H2O जो जल का काम करेगा। तो याद रहे जिस अभिक्रिया के दौरान लवण और जल बनता है वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आप लोग दो तरीके से परिभाषित कर सकते हो, एक तो आपका ये परिभाषा हो गया जो मैं लिखा हूँ, और दूसरा आपका हो गया कि वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप लवण एवं जल की प्राप्ति होती है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में लिख देना, यही नहीं आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको अभिक्रिया के दौरान लवण और जल प्राप्त होना चाहिए। लवण कोई भी हो सकता है लेकिन जल तो सेम तो होगा H2O। ठीक है, तो इसको समझ लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन है 8 नंबर की, खनिज अयस्क और गेंग, ये 3 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 5 नंबर का ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि निम्न को परिभाषित करें, पहला खनिज, दूसरा अयस्क, तीसरा गेंग। तो ये इतना है, बस आप लोग इतना भी लिख दोगे तो 5 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि आपके साइंस में कोई ये मायने नहीं रहता कि आपको पेज ही भरना है। साइंस का मतलब होता है कि उसका सटीक आंसर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि आपको पेज भरना है। सोशल साइंस हिंदी थोड़ी ना कि जितना पेज भरोगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये साइंस है बाबू। ठीक है, तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, खनिज क्या है, तो भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुयुक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। ठीक है, और जबकि अयस्क क्या होता है, जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, उसे अयस्क कहते हैं। तो याद रहे बाबू, भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुयुक्त ठोस को खनिज कहते हैं, और जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब देखो गेंग किसे कहते हैं, तो गेंग को भी देख लो। अयस्कों में मिली हुई अशुद्धियों को गेंग कहते हैं। अयस्कों में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं, तो हम लोग गेंग कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा 10 आपका इंपॉर्टेंट साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, बस आप लोग चिंता मत करना, विश्वास रखना, धैर्य रखना। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, और लाइक कर देना, और हो सके तो दोस्तों में शेयर कर देना, और जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पर आज टेस्ट होगा फाइनली। ठीक है बाबू, चलो।